हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की ख़त्म हो गई है। आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की ख़त्म हो गई है। क्लास 7 की हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। तो आपकी 3 क्लासेस ख़त्म हो गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी 6 की और क्लास 7 की हिस्ट्री। अब आपकी आज से कौन सी क्लास चालू होगी? आपकी आज से क्लास ज्योग्राफी की चालू होगी, क्लास 7 की। उसके बाद क्लास 8 बचेगी, जो कि छोटे ही चैप्टर उसमें हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस ऊपर जाएंगी चैप्टर्स कम होते ही जाते हैं। तो क्लास 8 बचेगा। अब हम क्लास 7th ज्योग्राफी आज से शुरू करते हैं। तो क्लास 7 का आज हम चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज का टॉपिक क्या है? पर्यावरण। साथ ही हम आज चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ही कम था, उसमें कंटेंट बहुत ही कम थे, इसलिए आज हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को देखेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के इसमें देखते हैं पहला टॉपिक है क्या। पहला पॉइंट पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया था। पहला पॉइंट क्या है? पर्यावरण के घटक के बारे में बताया गया था। तो जो प्राकृतिक कारण है उसमें क्या क्या आते हैं? वायुमंडल आता है, जो हमारे वायु की परत है, जलमंडल आता है, स्थलमंडल आता है और जैवमंडल भी इसमें आता है। जैवमंडल क्या है कि इन तीनों का जो मिला हुआ सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है? जैवमंडल होता है। उसके बाद दूसरा घटक है मानव निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित जितने भी चीज़ें हैं वो मानव निर्मित में आएंगी। इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और भी जितनी भी चीज़ हैं, उद्योग, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के दूसरा घटक है, मानव निर्मित है। तीसरा मानव स्वयं पर्यावरण का घटक है। तीसरा मानव स्वयं, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, आर्थिक राजनीतिक स्थिति, धर्म, ये सब क्या है? मानव के ही अंतर्गत आएंगे। तो पर्यावरण के घटक कितने हैं? प्रश्न बनता है पर्यावरण के घटक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 है। पहला है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक, तीसरा क्या है? मानव है। एनसीईआरटी में 3 घटक इसमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति के जो घटक हैं, जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे कि भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव, ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ ही क्या है। अब प्रश्न बनेगा क्या कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, इसकी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एनवायरनवेयर या फिर एनवायरोनियर। तो एनवायरमेंट जो वर्ड है उसका वो शब्द फ्रेंच शब्द से आया है, और फ्रेंच शब्द के किस शब्द से आया है? एनवायरोनियर या फिर एनवायरोनियर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो पर्यावरण का क्या अर्थ हो गया? पर्यावरण का अगर हिंदी अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है परि प्लस आवरण। हिंदी अर्थ क्या होता है? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे। तो जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर घेरे हैं, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्राकृतिक घटक हो, चाहे वो मानव हो, सब कुछ पर्यावरण है। सारी चीज़ें पर्यावरण है। और इसका फ्रेंच वर्ड भी इसी का मतलब है पड़ोस होता है। एनवायरोनियर का अर्थ पड़ोस होता है, और इसी से पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट वर्ड बना है। आगे देखते हैं पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की ठोस परपटी, जो ऊपर की, ये देखिए आप अगर मैप देखेंगे तो ये जो ऊपर की परपटी होती है यहाँ पे, तो ये क्या होती है? स्थलमंडल होता है। ये क्या होता है? स्थलमंडल होता है। यह चट्टानों या खनिज से बनी होती है। यह चट्टानों और खनिज से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। तो पृथ्वी की ठोस परपटी को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। आगे है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। जो जल का क्षेत्र होता है वो जलमंडल कहते हैं। वायु की जहाँ पतली परत होती है वायुमंडल कहते हैं, और जहाँ तीनों सम्मिलित रूप से जो क्षेत्र होता है उनको जयमंडल कहते हैं। मतलब तीनों आ जाए, स्थलमंडल भी आ जाए, जलमंडल भी आ जाए, जैवमंडल अर्थात वायुमंडल भी आ जाए, तो इसको क्या हम कहेंगे? इसको हम सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें दिया गया था पारितंत्र क्या है। अगला पॉइंट इसमें था पारितंत्र क्या है। पारितंत्र इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवजारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे समस्त जीवधारी जो हैं, समस्त जो जीव हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ, जैसे कि वर्षा के साथ, धूप के साथ, पेड़ पौधे और भी जितने घटक हैं, जल के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, जो संबंध स्थापित होता है, इसी को पारितंत्र कहा जाता है। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण और एक दूसरे के साथ भौतिक या रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब अपने साथ, स्वयं से, बाकी सभी जीवधारियों से, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों से, या फिर पर्यावरण के विभिन्न कारकों से परस्पर जो क्रिया करते हैं वही पारितंत्र कहलाता है। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है।
और इनका संबंध किससे होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह निकलती है और पदार्थ का भी स्थानांतरण इसमें होता है। जैसे कि एक ताल का पारितंत्र दिया गया है कि एक बतख देखिए, बाकी देखिए ये डियर है, तो एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है जल के माध्यम से। तो विभिन्न तरीके से ये एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर रहे हैं, मतलब क्रियाएं हो रही हैं, यही पारितंत्र होता है। अब एक टॉपिक था पर्यावरण के बारे में बताया गया था, तो उसको देख लेते हैं हम इमेज की सहायता से। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कल है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। और प्रथम जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून 1974 मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर टफ करना होगा तो यही कर देंगे कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 में मनाया गया था। आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। आगे प्रश्न था वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। इसमें दिया गया था बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय अर्थात एक्सचेंज की क्रिया या आदान प्रदान की क्रिया वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि आप किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना किसी मुद्रा के सीधे रूप से लेन देन करें तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहती है। मतलब मुद्रा इसमें नहीं होती है, मुद्रा का कोई संबंध नहीं होता है इससे, और एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते हैं। जैसे कि आप किसी को 4 किलो चावल दे दीजिए और उसके बदले आप क्या ले लीजिए, 2 किलो आप, या फिर 2 चीज़ें आप कुछ और ले लीजिए, 2 किलो गेहूँ, 1 किलो आलू, और या फिर आधे किलो दाल ले लीजिए। इन सब चीज़ों को ले ले, या तो आप 10 किलो गेहूँ दे के आप क्या करिए 2 किलो चावल, 2 किलो आलू और 1 किलो दाल ले लीजिए। तो ये क्या है, इसमें कहीं मुद्रा की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो यही क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हम चैप्टर 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पहला पॉइंट क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग देखते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। मतलब जैसे कि प्याज को अगर निकालते जाते हैं तो एक के ऊपर एक परत निकलती जाती है ना, वैसे ही पृथ्वी हमारी एक के ऊपर एक कई परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं। इसको परपटी कर लीजिएगा। जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है उसको परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। तो प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे पतली परत तो परपटी हो जाएगी, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी हो जाएगी। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो इसकी मोटाई बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक हो जाती है और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। समुद्री सतह में केवल इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो परपटी है उसे क्या कहते हैं, हम सियाल भी कहते हैं। सियाल में एसआई का मतलब क्या हो जाता है, सिलिका, और एल का मतलब हो जाता है एल्युमिनियम। सियाल में सी का अर्थ हो जाता है सिलिका, एल का अर्थ हो जाता है, अल का अर्थ हो जाता है एल्युमिनियम। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे हम सीमे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी हो जाएगी। पृथ्वी की सतह की सबसे पतली परत परपटी हो जाएगी। पृथ्वी की सतह ये जो परपटी है, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर मोटाई है इसकी। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है और वहाँ इसे सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सियाल से सिलिका और एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा प्रधानता होने के कारण, बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इसे सियाल कहा जाता है। समुद्री सतह में केवल इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है और यहाँ इसे सीमा कहते हैं, क्योंकि सिलिका के साथ वहाँ मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है। 2000 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, या 2000 मीटर की गहराई तक, किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड है। इसकी सबसे आंतरिक पृथ्वी की हमारी परत क्या है, क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, क्रोड जो है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह मुख्यतः निकिल और लोहे अर्थात फेरस से बनी है, इसलिए इसे हम नीफे कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब भी काफ़ी उच्च होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह सबसे पतली परत परपटी, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी। महासागरों में इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर तक है और इसे वहाँ सीमा कहा जाता है, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की
प्रधानता होती है। और महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक है। अब यहाँ इसे क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। परपटी के बाद मेंटल होता है, मेंटल 2000 किलोमीटर तक गहरा गया है। उसके बाद क्या आता है, कोर आता है। उसके बाद कोर या क्रूड आता है, जिसकी रेडियस दिया गया है 3500 किलोमीटर है, और इसे नीफे कहा जाता है क्योंकि निकिल और फेरस बहुत ज़्यादा वहाँ मौजूद है और इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देखिए ये परपटी है, उसके बाद क्या है, ये मेंटल है। मेंटल देखिए 2000 किलोमीटर गहरा है। फिर ये क्रूड होता है, जिसका क्या कहते हैं हम, नीफे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नीफे। और इसकी रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। इसकी रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सीमा ये देखिए बना है इसमें। आगे देखते हैं, आगे है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज के लिए इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो सबसे गहरी खान जो प्राकृतिक रूप से है वो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी, प्राकृतिक रूप से तो नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, 4 किलोमीटर तक है। और तेल के लिए 6 किलोमीटर तक इंजीनियरों ने खुदाई की है। पृथ्वी के केंद्र तक अगर हमें जाना है, जो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन एक सर्वे क्या एक जानकारी हमें होती है कि हमें कितना जाना पड़ेगा। तो हमें समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहरा जाना पड़ेगा। समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर अंदर तक जाना होगा अगर हमें पृथ्वी के केंद्र अर्थात क्रोड में जाना है, जो कि असंभव है। आप वहाँ जा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं जा सकते। आगे देखते हैं, आगे है पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% हिस्सा मेंटल और 83% हिस्सा क्रोड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के आयतन का जो 0.5% हिस्सा है वो परपटी है, 16% हिस्सा मेंटल है, 83% हिस्सा क्रोड है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 16% मेंटल है, 83% हिस्सा क्रोड है और 0.5% हिस्सा ही परपटी है। और पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है 6361 किलोमीटर, सॉरी 6371 किलोमीटर। तो ये चैप्टर में सारे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। आगे है, पृथ्वी को परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम कहते हैं। ये कोई मतलब नहीं है, वैसे ही एरर हो गया है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, 16% मेंटल और 83% कोर है। आगे देखते हैं, सेल क्या होता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। तो सेल क्या होते हैं, सेल वही पत्थर होते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, जिसको हम इग्नियस कहते हैं, औषधि सेल जिसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं। तो आग्नेय इग्नियस शब्द से बना, जिसका मतलब क्या होता है, फायर। फायर मतलब मैग्मा से बना है। तो जब मैग्मा गर्म रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो आग्नेय सेल बनती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं, या फिर प्राइमरी रॉक्स, या फिर प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी ऊपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडे हो जाते हैं। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। तो इंपॉर्टेंट है, इग्नियस सेल क्या है, मैग्मा के ठंडे होने से जो सेल बनता है वो इग्नियस है। 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहिर्भेदी सेल क्या है, जो मैग्मा बाहर आके ठंडा हो जाता है वो बहिर्भेदी सेल है। और ये चूँकि धीरे धीरे ठंडे होते हैं इसलिए दानेदार हो जाते हैं। और इसके 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला क्या है, बेसाल्ट और दूसरा ग्रेनाइट। पहला बेसाल्ट और दूसरा ग्रेनाइट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है कि अंतर्भेदी कैसे बनते हैं। कभी कभी मैग्मा अंदर ही ठंडे होके वहीं सेल बना देते हैं, इसे अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो दक्कन का पठार है हमारे भारत का, वो बेसाल्ट सेलों से बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे है लेई। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन हम पत्थरों का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो जब क्या है, आग्नेय सेल जब टूट जाते हैं, किसके कारण, हवा के कारण, जल आदि के कारण और विभिन्न चीज़ों के कारण लुढ़क कर, चटक कर टूट जाते हैं, तो ये छोटे छोटे कणों में अवसाद के रूप में ले लेते हैं। और जब अवसाद किसी कारणों से, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया,
बाढ़ के कारण एक जगह जब जमा हो जाते हैं और भारी दबाव के कारण एक जगह जमा होने के बाद परत बना लेते हैं, तो इन्हें ही अवसादी सेल कह देते हैं। ये अवसादी सेल, इस प्रकार सेल को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है, जैसे कि बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बना है। बलुआ पत्थर की क्या है, लाल किला भी बलुआ पत्थर से ही बना है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि ऑर्गेनिज्म या जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, तो अवसादी सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी रहे हैं वो भी पाए जाते हैं। इग्नियस सेल में नहीं पाए जाते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसमें हाई होता है पहले। आगे है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब ये उच्च दाब पे दोनों पड़ते हैं तो कायांतरित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ये क्या है, कायांतरित सेल। जब मतलब एक सेल जब है दूसरे सेल में डायरेक्ट बदल जाते हैं तो वो कहलाते हैं कायांतरित, जैसे कि चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल दी जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में। आगे है इग्नियस वर्ड का अर्थ ही दिया गया था, लैटिन शब्द इग्नियस से बना जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री सेडिमेंटम से बना जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो तीनों अर्थ याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ये समाप्त होता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो जो इग्नियस रॉक पहले क्या बनी, मेटामॉर्फिक बनी, सेडिमेंट्री बनी, उसके बाद मेटामॉर्फिक बनी। ये क्या है, सेल चक्र इसे ही कहते हैं। जैसे कि मैग्मा आया, द्रवित, यहाँ ठंडा हुआ, यहाँ रॉक बना, फिर ये आग्नेय सेल बन गए, आग्नेय सेल टूटे, उसके बाद विभिन्न हवा, पानी, बाढ़ आदि के कारण क्या हुआ, आंधी के कारण एक जगह जमे हुए, दबाव पड़ा, तो ये अवसादी सेल बन गए परतदार। इसमें जीवाश्म भी होते हैं। फिर ये किन्हीं कारणों के कारण भारी ताप और दाब के कारण कायांतरित हो गए, तो ये कायांतरित सेल बन जाएंगे। फिर ये क्या होंगे, फिर मैग्मा बन जाते हैं। यही सेल चक्र कहलाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी PDF जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास नहीं, जैसे ही ये क्लास 7 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी वैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। और बाकी बहुत सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी गई हैं, कल ही दी गई हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको सारी PDF वहीं मिलना है। चलिए फिर, धन्यवाद।